बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट है आपका शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, यानी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एलयू के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और जो पेपर 1 है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, तो यह पेपर 5 मार्च 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। सेकंड पेपर आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन इन करिकुलम करके है, तो वो 9 मार्च को है। और लास्ट पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो वो आपका 11 मार्च को है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज ही चीज़ों को रख रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ें हैं, मिक्सअप हैं क्वेश्चंस, लेकिन आपके हर एक यूनिट से जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लेकर के चल रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न ही रखे गए हैं और जो क्वेश्चन है न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं। तो यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए थे और जिनके आने की संभावना 100% है। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस 3 वीडियोस आ चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। इसके बाद 2 और पार्ट आएंगे और आपका लगभग जो पेपर 1 है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, तो लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर बुद्धि को परिभाषित कीजिए, शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस थे। शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लगभग 25 क्वेश्चनों को लेकर के हम बात कर चुके हैं, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स टाइप के आ सकते हैं। इन सभी को आप 3 पार्टों में देख सकते हैं। इनके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इन क्वेश्चंस को आपको देखने को मिल जाएंगे और चीज़ें भी मैंने इसमें अलग से बता रखी हैं। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अलग से बन सकते हैं उनको लेकर के भी प्रीवियस वीडियो में बात हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितने क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिए, तो इस सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे। तो यहाँ पर 25 तक था। आज की इस वीडियो में जो आने वाले प्रश्न हैं ये हैं वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ इनके हम आंसर भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, मापन के विभिन्न स्तरों के विषय में उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। राइट अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2 से 3 बार आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ये जो भी संभावित प्रश्न है मेन जो आ सकते हैं उन्हीं को हम रख रहे हैं, क्योंकि यूनिट वाइज अब आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया नहीं जा सकता, टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर देखेंगे, मापन के विभिन्न स्तर, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मापन के 3 स्तर पूछा था, वो भी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में या कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स टाइप में। तो ये लॉन्ग में भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, ठीक है, 19 में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ये रहे मापन के स्तर यानी लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। तो इसको प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छे से बता दिया था, इस चारों को मैंने समझाया हुआ है। क्योंकि डिफरेंसेस पूछे गए थे, पूछा था नामित स्तर यानी नॉमिनल लेवल और ऑर्डिनल लेवल में डिफरेंस बताइए, या फिर जो मैंने बताया था कि आ सकता है इस बार इंटरवल लेवल और रेशियो लेवल, या फिर इन चारों में से किसी से भी आप डिफरेंट जो है वो पूछ सकता है कि क्या अंतर है। तो ये मापन के स्तर भी पूछा था, प्रीवियस जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे उनमें कई सारे ईयर में आया है क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने इसको डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पर हम केवल स्तर ही देख लेते हैं। एस स्टेवेंस ने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन के 4 स्तर बताए। ध्यान रखिएगा, मापन के 4 स्तर हैं, नामित स्तर, क्रमिक स्तर, आंतरिक स्तर और अनुपातिक स्तर। लगभग ही चारों एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इस अंतर को मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आप इन्हें एक बार फिर से देख सकते हैं। नामित मापन को, ठीक है, ये गुणों के आधार पर होता है मेजरमेंट इनका, ये क्रम के आधार पर होता है जिसमें गुण भी शामिल होते हैं अगर हम ऑर्डिनल मेजरमेंट की बात करते हैं। अगला हमारा है यहाँ पर अंतराल मापन, इसको भी हम बता चुके हैं। चूँकि इनको समझाने में टाइम लग जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें खुद से भी पढ़ लीजिएगा
और अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ें तो कल तक आपको टेलीग्राम चैनल पर ये प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आप एक नज़र इन पर डाल लीजिएगा। तो ये लास्ट था अनुपात मापन यानी मेजरमेंट करके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक 4 मापन के स्तर हो गए। इन चारों स्तरों को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कई बार पूछा गया है, आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में मस्ट है कि पूछा जा सकेगा इस बार भी एग्ज़ाम में। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल्यांकन के मूल सिद्धांतों को उनके महत्व के साथ वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन विद देयर सिग्निफिकेशन। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मूल्यांकन के मूलभूत सिद्धांत, ठीक है, इनको एक्सप्लेन कर दिया है, यही आपके महत्व हैं, इम्पोर्टेंस में आ जाएंगे। मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो निर्देश परक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं, अतः इसका उपयोग प्रभावी तकनीकों से किया जाता है। निम्नलिखित सिद्धांत जो है मूल्यांकन को प्रभावी बनाने में सहयोगी हैं। पहला है, मूल्यांकन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, ठीक है, कि मूल्यांकन जो है वह किस उद्देश्य से किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगला है, मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए एग्जाम में आप जो है हेडिंग के अंतर्गत इतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेडिंग डाल दीजिएगा कि मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तीसरी हेडिंग डाल दीजिएगा, मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन तकनीकों की सीमाओं की जानकारी होनी चाहिए। अंतर्गत आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे काफ़ी पेज भी भर जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी छूटने लगेंगे, ठीक है। आपको लगे कि आप थोड़ा थोड़ा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं तो आप इंक्लूड कर दीजिएगा। मूल्यांकन तकनीक विशेषताओं या प्रदर्शन को मापने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है, मूल्यांकन समाप्ति का साधन है किंतु अपने आप में समाप्ति नहीं है, ठीक है। तो ये थे मूल्यांकन के मूलभूत सिद्धांत, ये 5 ही थे। आप चाहें तो अंतर्गत लिख दीजिएगा ताकि आपका जो क्वेश्चन है अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो कम से कम 4 पन्ने का होना चाहिए, ठीक है। आगे पीछे मिला करके 4 पन्ने का, ऐसे तो 8 पन्ने हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे मिला करके 4 पन्ने का आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए अगला हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अच्छे मूल्यांकन उपकरण के सभी गुणों की व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने से भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने मापन और मूल्यांकन क्या है उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उनमें डिफरेंस बहुत पूछता है तो डिफरेंस बताया था मैंने, आप फिर से आप ध्यान दे दीजिएगा, हो सकता है लॉन्ग में पूछ ले कि दोनों में अंतर क्या है, यानी मापन और मूल्यांकन, ठीक है। तो एलिबरेट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इवेल्युएशन टूल, देख लेते हैं अच्छे मूल्यांकन उपकरण के सभी गुण। तो ये रहा मूल्यांकन के उपकरण यानी टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन के उपकरण को साक्ष्यों को एकत्र करने का उपकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में साधन एवं निर्देशों की व्याख्या होती है। मूल्यांकन उपकरण छात्रों की, यहाँ पर आप पॉइंट वाइज चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। गुण पूछा है तो आप पहला पॉइंट डाल लीजिएगा। मूल्यांकन उपकरण छात्रों की क्षमताओं, प्रगति और उनके विश्वास को पहचानने का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक मूल्यांकन उपकरण के निम्नलिखित घटक होते हैं, ये दूसरे पॉइंट में इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। संदर्भ एवं आकलन की शर्तें, छात्रों को प्रशासित किया जाने वाला कार्य जो है मूल्यांकन गुण के अंतर्गत आ जाएगा, ये तीसरा पॉइंट। चौथा, छात्र द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करना, चौथा पॉइंट। निष्पादन गुणवत्ता के निर्धारण में प्रयोग मानदंड एवं प्रशासन अभिलेख एवं रिपोर्टिंग करने में सहायक, पांचवा पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जैसे मूल्यांकन उपकरण छात्रों के प्रारंभिक वर्षों, सेमेस्टर एवं विषय में जानने के लिए शिक्षकों की सहायता करना, ये छठा पॉइंट कर लीजिएगा। सातवां हो जाएगा यह छात्रों द्वारा पर्याप्त रूप से अधिगम की गई मात्रा की प्रगति एवं संबंधित सूचनाओं का ज्ञान शिक्षक को कराता है, आठवां पॉइंट हो गया, ठीक है। शिक्षक मूल्यांकन है तो विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पहला आप निरीक्षण, दूसरा समाज नीति, इसी तरह से प्रक्षेपण प्रविधियाँ, प्रश्नोत्तर, साक्षात्कार, परीक्षण, परिसूची, जांच सूची और निर्धारण मापनीय। तो ये सारे पॉइंट कम से कम 10 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे मूल्यांकन के उपकरण के गुणों के संबंध में। तो आप इस तरह से कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें ज़्यादा मेंशन करिएगा क्योंकि आप सीधा सीधा थ्योरी बेस का एकदम निबंधात्मक रूप में, यानी आप ऐसे टाइप का मत लिखिएगा, ठीक है। आप पॉइंट वाइज चीज़ें मेंशन करिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। निर्धारण मापनी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपका 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है अब तक प्रीवियस ईयर में। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा कि निर्धारण मापनी क्या है। विभिन्न प्रकार की निर्धारण मापनियों का सोधारण वर्णन कीजिए, ठीक है। या पूछ सकता है कि विभिन्न प्रकार की निर्धारण मापनियों का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, घुमाएगा नहीं ज़्यादा, परेशान मत होइएगा। आंसर आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहेंगे, आपको आंसर एक ही प्रकार से लिखना है जो कि मैं अभी बता रही हूँ। तो ये रहा निर्धारण मापनी। इंग्लिश में भी दे सकता है कि रेटिंग स्केल क्या है, मतलब हिंदी में लिख करके पूछ ले कि रेटिंग स्केल क्या है या निर्धारण मापनी क्या है, तो आप दोनों में अंतर समझ पाएंगे। हमेशा आप इंग्लिश की चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर हिंदी में समझ में ना आए। तो रेटिंग स्केल या निर्धारण मापनी आंकड़ों के संकलन की एक विधि है जिसके द्वारा विचारों तथा अभिव्यक्तियों का क्रमबद्ध रूप में मापन किया जाता है। यह मापन की एक विधि है, ठीक है। सामान्यतः इस मापनी का उपयोग जो है शिक्षक, अभिभावक तथा प्रशासकों द्वारा किया जाता है। ये मापनियाँ भौतिक विज्ञान में भौतिक घटकों का मापन करने में इंचों, ग्रामों, मिनटों अथवा ऐसी अन्य मानवीकृत इकाइयों का उपयोग किया जाता है। विज्ञान में इस प्रकार के मानदंडों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इनमें मापनी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था रेटिंग स्केल। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो भी आप एक ज़रूर, वैसे तो मैंने 2 कहा है, लेकिन अगर 2 नहीं याद हो रही इतने कम समय में तो एक ज़रूर याद कर लीजिएगा। और लास्ट टाइम अगर आप राइटर का नाम भूल जाए तो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है कि आप बना करके भी राइटर का नाम डाल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को इतनी सारी कॉपियाँ चेक करनी रहती हैं, उसको राइटर वगैरह का नाम नहीं ध्यान रहता। तो बेस्ट के अनुसार निर्धारण मापनी किसी वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। ये है कई सारे राइटर्स जिनकी परिभाषा अलग अलग दी है। निर्धारण मापनी वह मापन उपकरण है जिसमें निर्धारक अथवा निरीक्षक मूल्यांकित वस्तुओं को श्रेणियों में रखता है अथवा सातपत्य पर उन्हें संख्यात्मक स्वरूप प्रदान करता है। तो अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। आगे दिया निर्धारण मापनी के द्वारा किसी विषय में किसी छात्र का निष्पादन कैसा रहा, इसके लिए निम्नलिखित मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। निष्पादन में जैसे सर्वोत्तम, अति उत्तम, उत्तम, सामान्य, कैसा बालक है, उन सभी को निष्पादन के द्वारा हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये था रेटिंग स्केल यानी निर्धारण मापनी। चूँकि इसके प्रकार पूछा है तो प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रकार भी हम देख लेते हैं। तो ये है निर्धारण मापनी के प्रकार। चूँकि आपका ये लॉन्ग में पूछेगा तो आप सीधा सीधा हेडिंग नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। इनके अंतर्गत आपको एक्सप्लेन करनी होंगी चीज़ें। तो निर्धारण मापनी जो है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला है आंकिक निर्धारण मापनी, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। क्या है? आंकिक निर्धारण मापनी उद्दीपक मूल्यांकन विधि का एक प्रारूप है। इसमें आप जैसे कि 5 दी है निर्धारण मापनी, ठीक है, पांचों के नाम पहले लिख दीजिएगा। जैसे आंकिक निर्धारण मापनी क्या है, उसके बाद ग्राफीय निर्धारण मापनी क्या है, फिर उसके बाद तीसरा मानक निर्धारण मापनी, और चौथा हो जाएगा संचित बिंदु मापनी, पांचवा हो जाएगा बलात् चयन मापनी। ये पांचों डाल दीजिएगा हेडिंग। फिर पहला जैसे आपने लिखा कि आपकी पहली आंकिक निर्धारण मापनी, ठीक है। तो जैसे इतनी सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें से कुछ चीज़ें डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर ये चीज़ें दी हैं। इस मापनी में छात्र कक्षा में कितना क्रियाशील रहता है या ज्ञात कर सकते हैं, छात्रों का उपलब्धि स्तर क्या है या ज्ञात कर सकते हैं, और छात्र अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करता है, इस मापनी के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी आंकिक निर्धारण मापनी द्वारा। इसी तरह अब दूसरा ग्राफीय निर्धारण मापनी है। तो इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं जैसे छात्र द्वारा समय पर विद्यालय पहुंचने की प्रकृति, ठीक है, किसी छात्र की क्रियाशीलता का मापन ग्राफीय मापनी के द्वारा होता है। तो 2 पॉइंट हो गए, काफ़ी हो गया, ठीक है। इस तरह से आपकी कॉपी भी भरेगी और क्वेश्चन भी आपको पूरा याद नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें आप मेंशन कर पाएंगे इतने कम शब्दों में। इसी तरह मानक निर्धारण मापनी में भी आप व्यक्ति मापनी द्वारा कि इसमें 15 व्यक्तियों के नाम लिखवाए जाते हैं। चित्रात्मक तुलना मापनी का प्रयोग कर सकते हैं। संचित बिंदु मापनी, ठीक है, इसके अंतर्गत ये 2 पॉइंट डाल दीजिएगा। और इसी तरह से बलात् चयन मापनी, इसमें भी आप कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसको पढ़ करके 1-2 पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक है। बस ज़्यादा आपको इतना सारा याद भी नहीं करना पड़ेगा और लिखने की ज़रूरत भी नहीं। तो दोस्तों ये थे निर्धारण मापनी के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट में भी पूछा गया है कि निर्धारण मापनी के कितने प्रकार हैं। क्योंकि 5 ही प्रकार हैं तो इन 5 प्रकारों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि
कि निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। मध्यांक यानी मीडियन पूछ लिया है और प्रतिशतांक, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। क्योंकि इसके बेस पर आपका न्यूमेरिकल भी आता है, कई बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं करने मतलब नहीं आता है, करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्योंकि इतना कम समय बचा है, अगर टाइम मिलेगा तो न्यूमेरिकल भी करवा दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको थ्योरी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मीडियन, हमने कल मीडियन के बारे में पढ़ा था, मीडियन क्या है, इसके गुण दोष क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर भी एक बार हम मध्यांक को देख लेते हैं। मध्यांक क्या है, यहाँ पर आप प्रीवियस वीडियो मैंने इसको अच्छे समझाया था, फिर भी यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं। मध्यांक का अर्थ एवं परिभाषा, क्योंकि टिप्पणी लिखने को आएगी तो आप अर्थ और परिभाषा ही बता दीजिएगा। कि मध्यांक को माध्यिका भी कहते हैं। मध्यांक या माध्यिका का संकेत सिंबल MDN करके होता है, ठीक है। यह वस्तुतः केंद्रीय प्रवृत्ति की स्थानीय माप है, स्थानीय से अभिप्राय के स्थान के आंगिक मूल्य से है। इतना लिख दीजिएगा, उसके बाद इसकी परिभाषा डाल दीजिएगा। चलिए परिभाषा ये पेज पे है यहाँ पर। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी बताए हुए हैं, तो उससे भी आप देख लीजिएगा। तो H.E. गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हों तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। आप देखिए, आप जब भी आरोही या अवरोही क्रम में चीज़ें व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है, तो उसका जो मेन पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, वही आपका माध्यिका कहलाएगा। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर गिलफोर्ड ने भी अपनी परिभाषा दे दी, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो ये 2 परिभाषाएं हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एक जो है डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अपना अगला शॉर्ट नोट्स है। अगला पूछ लिया है प्रतिशतांक, ठीक है। प्रतिशतांक क्या है, यानी परसेंटाइल क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो अगर आपसे प्रतिशतांक या शतांश मान करके पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। परसेंटाइल्स इंग्लिश में आप जरूर देख लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पर दिया है शतांश का मान और मान का अर्थ और परिभाषा। कोई शतांश मान किसी समूह में यह दर्शाता है कि समूह में उससे नीचे कितने प्रतिशत प्राप्तांक हैं। जब किसी समूह में के प्राप्त आंकड़ों में किसी प्राप्तांक विशेष की स्थिति इस प्रकार से दर्शाई जाती है कि उस समूह में उस प्राप्त विशेष आंकड़े से कितने प्रतिशत प्राप्त आंकड़े उस विशेष आंकड़े से नीचे होता है, तो इसे प्राप्त विशेष आंकड़े का शतांश मान कहते हैं। देखिए थोड़ा इसको याद करने में दिक्कत होगी, क्योंकि परिभाषा है और ये न्यूमेरिकल वगैरह आसान रहते हैं इनके करने, ठीक है। तो परिभाषा आप थोड़ा देख लीजिएगा, सॉरी डेफिनेशन देख लीजिएगा, और यहाँ पर, ठीक है, इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा। क्लर्क के अनुसार शतांश मान किसी मापन के पैमाने पर वह बिंदु होता है जिसके नीचे एक निश्चित प्रतिशत n संपूर्ण मापों का योग होता है। डेफिनेशन याद हो जाएगी तो आप अर्थ समझ पाएंगे। डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। गिलफोर्ड के अनुसार शतांश दिए प्राप्तांकों के पैमाने पर वह मूल्य होता है जिससे नीचे किसी भी प्रतिशत में केसेस दिए होते हैं। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आई थिंक बताया था, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स टाइप में आ जाएगा लॉन्ग में, और इसके बिहाफ पे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप अगर थ्योरी ज़्यादा आपको परफेक्ट लगती है लिखने में तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, शतांश मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो लॉन्ग में टिप्पणी वगैरह बहुत आती है लिखने को, जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह दिया होता है, तो टिप्पणी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं, एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताएं। तो ये रहा एक अच्छे मापन उपकरण की विशेषताएं, ठीक है। मापन एवं मूल्यांकन के लिए कुछ उपकरण परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी मूल्यांकन पर उपकरण को तब तक उपयुक्त नहीं माना जा सकता जब तक कि वह कसौटी पर खरा नहीं उतरता। देखिए ये काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन हम यहाँ पर आएंगे। मूल्यांकन उपकरण के द्वारा विभिन्न परीक्षणों का आयोजन किया जाता है तथा परीक्षण व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की योग्यता, क्षमताओं, रुचियों, गुणों एवं उपलब्धियों का पता लगाते हैं। अतः एक परीक्षण को उत्तम तथा गुणयुक्त होना चाहिए। उत्तम परीक्षण किए जाने की कुछ विशेषताएं हैं, ये रही विशेषताएं, ठीक है। पहला है वस्तुनिष्ठता। कई बार आपका शॉर्ट नोट्स में केवल वस्तुनिष्ठता ही पूछ लेता है कि वस्तुनिष्ठता, ऐसे डाल देगा हेडिंग शॉर्ट नोट्स में कि वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी क्या है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में इनमें से कई सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, व्यवहारिकता होनी चाहिए इसमें। क्योंकि आपकी ये काफ़ी सारे पॉइंट में है तो आप
अंतर्गत मत लिखिएगा। पॉइंट में मैंने कहा था नंबरिंग मत करिएगा, ऐसे ऐसे क्रॉस करके स्टार बना करके। जैसे पॉइंट 1 हो गया तो इसमें वस्तुनिष्ठता आपने डाल दिया, ठीक है, ठीक है। दूसरा है व्यवहारिकता, ठीक है, इसको भी आप ऐसे करके व्यवहारिकता, यानी आप ये कह सकते हैं कि अच्छे मापन उपकरण की विशेषताओं में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। दूसरा है अच्छे मापन उपकरणों में व्यवहारिकता होनी चाहिए। इसी तरह से विश्वसनीयता होनी चाहिए। पॉइंट वाइज चीज़ें आप ऐसे मेंशन करेंगे। वैधता होनी चाहिए। देखिए प्रीवियस वीडियो में विश्वसनीयता रिलायबिलिटी पूछ लिया था कि क्या है, ठीक है, इसको मैंने बताया था, पूरा पढ़ करके पूरा चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो इस तरह से इनके पॉइंट आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, किसी एक का भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में। वैधता होनी चाहिए यानी वैलिडिटी। इसी तरह से देखिए वस्तुनिष्ठता, वैधता और ये क्या बोलते हैं विश्वसनीयता, साथ ही मानक भी है यहाँ पर। पद विश्लेषण इतना नहीं पूछा जाएगा, मानक पूछा जा सकता है, मानक पूछा भी गया है तो मानक भी एक बार देख लीजिएगा। पद विश्लेषण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मानक स्टैंडर्ड्स को भी देख लीजिएगा, विभेदकारिता को देख लीजिएगा। चाहे तो इनको वीडियो पॉज करके आप, अगर आपके पास बुक वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आज ही से PDF जो है प्रोवाइड करा दूंगी। विशिष्टता होनी चाहिए, व्यवहारिकता, ये व्यवहारिकता पूछा था, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस तरह से इसके पॉइंट काफ़ी है। मानकीकरण होना चाहिए, उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, ये सारे पॉइंट आप सिर्फ अंतर्गत ना लिख करके पॉइंट चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि पॉइंट वाइज तो चीज़ें आप ही मतलब खुद भी एक्सप्लेन कर देंगे कि मितव्ययता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, एक अच्छे मानक उपकरण की विशेषताओं की अगर हम बात करें, ग्राह्यता होनी चाहिए, प्रतिनिधित्वता होनी चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, भाषा और सक्षमता, बस इतनी ही चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आप पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं, अंतर्गत लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा आपका लॉन्ग का। अगला है हमारा संकलनात्मक एवं निर्माणात्मक मूल्यांकन उपागम के सुधारण वर्णन, मतलब एक्सप्लेन द समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन अप्रोच विथ एन एग्जाम्पल। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने इनमें अंतर बताया था, जो कि आपके एग्जाम में अंतर पूछा गया था, ठीक है। तो अंतर भी आ सकता है लॉन्ग में, और इन दोनों में देखिए एक तरफ से इन दोनों में अंतर ही है, बस इसमें कह दिया कि संकलनात्मक एवं निर्माणात्मक मूल्यांकन उपागम को सुधारण, यानी इन दोनों को अलग अलग आप एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवेल्युएशन, इनके बारे में हम अलग अलग देखेंगे। संरचनात्मक मूल्यांकन यानी जिसे आप रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और योगात्मक यानी आंकलित मूल्यांकन। तो आप इंग्लिश का टर्म ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, तो माइकल स्क्रीवेन ने संरचनात्मक तथा योगात्मक आकलन का प्रत्यय सन 1967 में दिया था। सन 1968 में बेंजामिन ब्लूम ने अपनी पुस्तक लर्निंग फॉर मास्टरी में इसका प्रत्यय के बारे में जो है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के छात्रों में सुधारने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी शब्द फॉर्मेटिव का अर्थ संरचनात्मक तथा आरंभिक दोनों से लिया जाता है। आगे दिया है संरचनात्मक मूल्यांकन को कई लोगों द्वारा अधिगम के लिए मूल्यांकन भी कहा जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर शिक्षकों द्वारा दी जाती है, लेकिन हमेशा नहीं। दूसरे शब्दों में भी बताया गया है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण की पाठ्यवस्तु को हमेशा इकाइयों में बांटकर शिक्षण किया जाता है। प्रत्येक इकाई को 2 या 3 इकाइयों में समूह को छात्रों को पढ़ाने के बाद अंत में परीक्षण दिया जाना चाहिए। इसे ही इकाई परीक्षण या संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। इनके उदाहरण भी कई हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे। पहले संरचनात्मक मूल्यांकन द्वारा सूचनाएं एकत्र करने की विधियाँ, इसमें प्रश्नावली हो गई, सर्वे हो गया, स्व एवं सहकर्मी मूल्यांकन हो गया, निरीक्षण और परीक्षण या परीक्षा, ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग, ये भी चीज़ें आ जाएंगी इनके एग्जाम्पल में। आगे भी देख लेते हैं। आगे दिया है, पूछ लेगा
कि संरचनात्मक मूल्यांकन के प्रयोग हेतु क्षेत्र कौन कौन से। तो इनका प्रयोग गणित क्षेत्र में, द्वितीय विदेशी भाषा के क्षेत्र में, प्रारंभिक शिक्षा में, विज्ञान की कक्षा में, क्रियात्मक कार्य के क्षेत्र में और कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ये चीज़ें डाल सकते हैं। फिर है संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य, ये भी पूछ लेता है, तो इसे भी आप एक नज़र डाल लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गया संरचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आगे देखेंगे समेटिव इवैल्यूएशन, ये क्या है इसको भी एक नज़र में हम देख लेंगे। तो ये है समेटिव इवैल्यूएशन यानी योगात्मक मूल्यांकन। माइकल स्क्रीवन ने समेटिव अर्थात योगात्मक आंकलिक मूल्यांकन का प्रत्यय 1916 में जो है 67 में दिया था। समेटिव शब्द का संबंध समेशन से होता है जिसका अर्थ योग होता है। इसका उपयोग या यूज योगात्मक या आंकलिक मूल्यांकन के नाम से भी किया जाना के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की परीक्षा में जब छात्र सभी इकाइयों का पृथक पृथक रूप में संरचनात्मक मूल्यांकन कर लेता है तो अंत में उन्हें एक परीक्षण दिया जाता है जिसमें सभी उन इकाइयों का कुछ अंश शामिल रहता है। इसे योगात्मक या आंकलित मूल्यांकन कहा जाता है। यहाँ पर परिभाषा में हम देख लेंगे क्या कुछ दिया है। इसमें दिया है कि योगात्मक मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सभी पक्षों के विकास स्तर को स्पष्ट करती है। तो इस तरह से परिभाषा भी आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन को अधिगम का मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें थी योगात्मक मूल्यांकन के बारे में, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोनों में अंतर भी एक नज़र में हम देख लेते हैं। वैसे प्रीवियस वीडियो में हमने अंतर बता दिया था, फिर भी दोनों में अंतर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन जो है पता चल जाएगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? इस तरह का मूल्यांकन किसी भी शिक्षा नीति को लागू करने से पूर्व या प्रारंभिक स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है और इस तरह का मूल्यांकन अंतिम निर्णय हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा? समेटिव। उस विधि को ग्रहण करके यथावत रखें या नहीं। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा छात्र के ज्ञान का स्तर का पता चलता है फॉर्मेटिव के द्वारा। और अगर हम समेटिव की बात करते हैं तो अधिगम मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन छात्र तथा अध्यापक दोनों को ही सूचना प्रदान करता है कि छात्रों में पाठ्य वस्तु से संबंधित ज्ञान कितना है। तो इन दोनों को आप चाहें तो अलग अलग लिख दीजिएगा। मूल्यांकन संरचनात्मक मूल्यांकन डाल करके ये पॉइंट, उसके बाद योगात्मक मूल्यांकन डाल करके ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए, संरचनात्मक मूल्यांकन में छात्रों को आगे के लिए निर्देश दिए जाते ताकि वह अगली योजना में अपने में सुधार कर ले। वहीं समेटिव की बात करें तो इसमें परिणाम के रूप में ग्रेड प्रदान कर दिए जाते हैं कि उसे कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया समेटिव। उसके बाद एग्जाम्पल पूछा है जैसा कि, तो प्रश्न पूछना, परीक्षा लेना, लेखन असाइनमेंट आदि संरचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण है और अंतिम योजना, छमाही परीक्षा आदि योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण है। ये संरचनात्मक के थे और ये योगात्मक के थे। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। देखिए फिर से ये लॉन्ग में आ गया। बहुलांक पूछ लिया यानी मोड और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को लेकर के बात कर ली थी। बहुलांक देख लेते हैं यानी मोड क्या है। बहुलांक यानी मोड के बारे में अगर हम बात करें तो किसी केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए अभी तक हमने मध्यमान तथा मध्यांक की गणना की है। इस केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने में हमें सबसे ज़्यादा गणना मध्यमान में करनी होती है तथा मध्यांक निकालने के लिए हमें कुछ कम गणना करनी होती है। अतः एक ऐसा माध्य भी है जिसमें बहुत कम गणना कर केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात किया जा सकता है, वह मध्यम बहुलांक कहलाता है। देखिए बहुलांक के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत इजी रहते हैं। मीन और आपका मोड ये इजी रहते हैं, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं इजी। जो मीडियन होता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो उन्हें हम बता देंगे एक अलग से वीडियो में अगर टाइम बचा तो। बहुलांक किसी अंक वितरण में वो मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है। यानी कोई अंक अगर आपको दे दिया है, मान लीजिए 9 दे दिया, 10 दे दिया, फिर 8 दे दिया, 7 दे दिया, फिर 9 दे दिया, फिर दे दिया आपका 8, ठीक है, फिर 6 दे दिया, फिर 9 दे दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा आया है? तो 9 आया है ना, तो 9 जो हो जाएगा, 9 जो हो जाएगा वो आपका बहुलांक हो जाएगा। उसी के बेस पे आप
क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। तो वही कह रहा है कि किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। रैथस के अनुसार अव्यवस्थित आंकड़ों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे प्राप्तांक की दी हुई अंक सामग्री का बहुलांक कहते हैं। तो दोस्तों ये थे मोड की डेफिनेशंस, इन्हें आप ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोड पूछा जा सकता है थ्योरी की अगर हम बात करें। चलिए अगला हमारा जो था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अर्थ, यानी जो आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछ लिया था, इसे भी आप एक नज़र डाल करके देख लीजिए। पूछा था कि केंद्रीय माप यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अर्थ तो नहीं पूछा था, सीधा सीधा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछ लिया था, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ है किसी आवृत्ति वितरण में कौन सा आवृत्ति वितरण केंद्र के पास है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों द्वारा एक ऐसे प्राप्तांक का पता लगाया जाता है जो उस समूह के संपूर्ण प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व कर सके और समूह के प्राप्तांकों को एक ही प्राप्तांक द्वारा व्यक्त किया जा सके। तो ये है संक्षेप में अगर हम बात करें कि है क्या, तो वह विधि जिसके द्वारा किसी आंकिक श्रृंखला के केंद्रीय प्रवृत्ति का घोतक एक अकेला अंक ज्ञात किया जाता है जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को प्रायः औसत यानी एवरेज कहते हैं, अर्थात एक ही ऐसी प्रतिरूपी मूल्य जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। इसकी परिभाषा देख लीजिए सिम्पसन के अनुसार, एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसके चारों तरफ अन्य अंक संगठित होते हैं या जो अंकों को दो अर्ध भागों में विभाजित करता है। इसे हम कहेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, मतलब अगर लॉन्ग में शॉर्ट नोट्स की बात करें तो उसमें पूछा जाएगा, हो सकता है अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो उसमें भी पूछा जाएगा। आगे इसकी परिभाषाएं भी दी हैं, अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आता तो परिभाषा से समझ सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का सर्वश्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है या श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। कून के अनुसार साधारण रूप में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का अर्थ एक विशेष संख्या से जिसके निकट अन्य प्राप्तांक भी होते हैं। तो दोस्तों ये थे इसकी डेफिनेशंस। अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति माप की बात करें तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। आज के इस वीडियो में हम लगभग 8 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, व्यापक व सतत मूल्यांकन क्या है, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने में ये किस प्रकार उपयोगी है, इसे मैं कल वीडियो में बताऊंगी क्योंकि अभी टाइम कम बचा है, ठीक है। इसको मैं कल दोपहर तक प्रोवाइड करा दूंगी। व्यक्तित्व के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए, व्यक्तित्व आकलन की किसी एक प्रक्षेपी तकनीकी का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है सृजनात्मकता के प्रत्यय का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें हम कल बता देंगे। साथ ही एक और है सेमेस्टर प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली के गुण दोष या सेमेस्टर प्रणाली का अर्थ, तो इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। अभी तक आप इतना पढ़ लीजिए, अगर आप इतना पढ़ लेते तो ये जो भी क्वेश्चन 9, 10, 11 और 12 जो मैंने बताया है तो इन्हें भी आप अगर टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा खुद से। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।